जय हिंद। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं एक एक क्वेश्चन को इतना डीप से बताऊंगा कि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। और क्वेश्चन नंबर एक क्या है देखते हैं। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर एक क्या है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य और कृषि संबंधित अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा। तो मैं आपको पहले बता दूं कि हड़प्पा क्या है। हड़प्पा के बारे में पहले जानते हैं अच्छे से। तो हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सभ्यता जो है सिंधु नदी के तट पर मिली, इसीलिए हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी नाम आ जाता है हड़प्पा सभ्यता और कभी कभी आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले देखते हैं जो ये हड़प्पा शहर था, जो खुदाई के समय जो हड़प्पा शहर मिला, ये कहाँ मिला। तो आप सभी को बता दें ये जो हड़प्पा था ये शहरी था। क्या था? शहरी, यानी कि नगरी, ये गांव गांव वाली सभ्यता नहीं थी। कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? पूछेगा हड़प्पा सभ्यता जो थी शहरी थी कि ग्रामीणी थी, तो आप क्या बताएंगे? शहरी थी। क्या थी? शहरी। अब क्वेश्चन पूछेगा जले हुए गेहूं के साक्ष्य, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर इस क्वेश्चन का जवाब हम बताएंगे। जले हुए गेहूं का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो गेहूं और जौ का साक्ष्य आपको कहाँ से मिला? तो हड़प्पा से मिला। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता, जो कि अब ये इसका हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ गया? जब ये सिंधु नदी के तट पर मिले, जब सारे शहर, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, ये छोटे छोटे शहर जब सिंधु घाटी के तट पर मिले तो इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? तो खुदाई के समय सबसे पहले जो शहर मिला कौन सा मिला? हड़प्पा मिला। इसीलिए हम इसका नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। जो ये हड़प्पा शहर था, ये हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर मिला था। किस नदी के? रावी नदी के तट पर मिला था। ये रावी नदी सिंधु नदी की ही सहायक नदी है। क्लियर है? सिंधु नदी की ही सहायक नदी है। और इसके खोजकर्ता कौन थे? इसकी खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने किया था। क्लियर है? तो हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने किया था। कब किया? 1921 में। 1921 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। खुदाई से ये मिला था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो हड़प्पा से। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के। हड़प्पा की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने। और इसकी खोज कब हुई? 1921 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो हड़प्पा है, हड़प्पा से क्या क्या साक्ष्य मिले इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है? तो देखिए शव की दफनाने की प्रक्रिया, जो शव शव मतलब जानते हैं ना, जो आदमी मर जाता है उसको क्या कहते हैं? शव। शव को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से ही शव को दफनाने का साक्ष्य मिला है। साथ ही साथ एक महिला के गर्भ से पौधे का निकलता हुआ चित्र दिखाया गया है। चित्र मिला है। कैसा चित्र मिला है? एक महिला के गर्भ से, महिला के गर्भ से गर्भ से चित्र निकलता हुआ, ठीक है, सॉरी, पौधा निकलता हुआ। महिला के गर्भ से क्या निकलता हुआ? पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, ये भ है, म मत समझ लिया, गर्म हो जाएगा। ठीक है, पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। अब साथ ही साथ यहाँ से हड़प्पा से और क्या मिला है? तो कछुए की हड्डी कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा से मिला है। कछुए की हड्डी, कछुए की हड्डी कहाँ से मिली है भैया? तो हड़प्पा से मिला है। कछुए की हड्डी कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। क्लियर है? तो जले हुए गेहूं का साक्ष्य क्या मिला? हड़प्पा से। और इसके जो गांव बसाए गए थे, इसके जो शहर बसाए गए थे, किस पद्धति में? ग्रिड पद्धति में। ठीक है, ग्रिड पद्धति। तो क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के शहर कैसे बसाए गए थे? तो ग्रिड पद्धति में। किस पद्धति में? ग्रिड पद्धति में बसाए गए थे। और कुछ इंपॉर्टेंट, तो हड़प्पा में आपको और भी साक्ष्य मिले, जैसे यहाँ से मिला ओखली मिला। क्या मिला? ओखली। क्वेश्चन पूछेगा ओखली का साक्ष्य कहाँ से मिला? सिंधु घाटी सभ्यता में ओखली का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो हड़प्पा से मिला। ताबूत मिला। क्या मिला? ताबूत, जिसमें शव को दफनाया जाता है, ताबूत मिला। देखिएगा RH-37, RH-37 कब्रिस्तान मिला। क्या मिला? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान जानते हैं ना आप लोग?
कब्रिस्तान मिला। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला भैया? तो कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा में आपको हाथी का कंकाल मिला है। क्या मिला है? हाथी का कंकाल मिला है। और साथ ही साथ कुम्हार का चाक मिला है। कुम्हार जो बर्तन बनाता है, जो चकिया नहीं होता बड़का सा, वो मिला है। क्लियर है? तो आपके एग्जाम से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको छोड़ना नहीं है। एक चीज और, क्या चीज मिला है? तो हड़प्पा से एक चीज और मिला है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या चीज भैया? तांबे का इक्का गाड़ी मिला है। क्या मिला है? तांबे का इक्का गाड़ी। तांबे का इक्का गाड़ी। अब इक्का गाड़ी क्या भैया? अरे हम देखे नहीं है, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 3 ठो लेके, 3 पहिया वाले कहीं नहीं लेके दूर आते हैं सब, वही उसी को इक्का गाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा? तो हड़प्पा में हमने देखा कि हड़प्पा की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने। कब किया? 1921 में। किस नदी के तट पर? हड़प्पा, रावी नदी पे। गेहूं और जौ के जले हुए का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा में शव को दफनाने का साक्ष्य मिला है। और साथ ही साथ महिला के गर्भ से पौधा निकलता हुआ एक चित्र मिला है। कछुए की हड्डी मिली है। यहाँ के शहर कैसे बसाए गए थे? तो ग्रिड पद्धति में बसाए गए थे यहाँ के शहर। क्लियर है? यहाँ के गांव माने कि घर जो बसाए गए थे किसके? ग्रिड पद्धति से। ओखली मिली है, ताबूत मिला है, R37 कब्रिस्तान मिला है, हाथी का कंकाल मिला है, और साथ ही साथ कुम्हार का चाक मिला है, तांबे की इक्का गाड़ी मिला है। ये हमें क्या मिला है? हड़प्पा से मिला है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन था, क्या? हड़प्पा। तो इसके बारे में हमने जान लिया। अब हम देखेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा मोहनजोदड़ो के बारे में भी जान लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या हमें मिला, किसने खोजा, किस नदी के तट पर है, इसके बारे में जानते हैं। अभी जो मोहनजोदड़ो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मोहनजोदड़ो, अभी जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ से खोजा गया है? ये तो आप पाकिस्तान में है। कहाँ है? पहली बात पाकिस्तान में। पहले भाई भारत में ही था पाकिस्तान, तो अब फिलहाल में कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। इसकी खोज कब हुई? तो इसकी खोज आप ध्यान दीजिएगा, तो 1922 में हुआ। इसकी खोज कब हुई? 1922 में। और किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर भैया? सिंधु नदी की तट पर है। और हड़प्पा किस नदी के तट पर था? तो रावी नदी के तट पर था। क्लियर है? अब जो मोहनजोदड़ो था इसकी खोज किसने किया? तो R.D. बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने किया था। इनका पूरा नाम है राखल दास बनर्जी, R.D. बनर्जी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो R.D. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो को एक नाम और से जानते हैं जिसका नाम है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को किस और नाम से जानते हैं भैया? मृतकों के टीला के नाम से जानते हैं। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मोहनजोदड़ो का क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो को किस नाम से जानते हैं? तो मृतकों के टीला के नाम से जानते हैं। सिंध का बाग किसे कहते हैं? सिंध का किसका भैया? सिंध का बाग का बाग किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। सिंध का बाग किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंध का बाग किसे कहते हैं। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी से कहते हैं। हड़प्पा की क्या कहते हैं भैया? जुड़वा राजधानी कहते हैं। और क्या कहते हैं? और जान लेते हैं हम लोग। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहते हैं। यहाँ से बहुत बड़ा अन्नागार मिला है। अन्नागार जहाँ अनाज रखा जाता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है अन्नागार कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। क्लियर है? विशाल स्नानागार मिला है। स्नानागार यानी कि नहाने का। ठीक है, विशाल क्या मिला है? स्नानागार। ये 9 है भैया, गड़बड़ा मत जाइएगा। स्नानागार। ठीक है, बड़ा सा स्नानागार मिला है, बड़ा सा अन्नागार मिला है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा 12 कक्षा का अन्नागार कहाँ से मिला है? 12 कक्षा का अन्नागार कहाँ से मिला है? यानी 12 रूम का अन्नागार कहाँ से मिला है? तो आप बताइएगा हड़प्पा से। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। अगर पूछेगा बड़ा सा अन्नागार कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। बड़ा सा स्नानागार कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। क्लियर है आपको? ठीक है,
अब चलते हैं मोहनजोदड़ो में कुछ और चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। कांसे की नृत्य करते हुई मूर्ति, कांसे की नृत्य करते हुई मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला भैया? कांसे की नृत्य मतलब नचनिया, नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है भैया? तो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। यहाँ तक समझ में आ गया। मलेरिया बीमारी का साक्ष्य, कुएं में हर घर में कुएं का साक्ष्य, हर घर में कुएं का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है भैया? कुएं का साक्ष्य, हर घर में कुआं का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला भैया? मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिला है। तो क्लियर है। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। स्वास्तिक चिन्ह आप लोग जानते हैं ऐसे बनता है। तो स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। क्लियर है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा? मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का जो एक स्थल है मोहनजोदड़ो, या सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक स्थल है मोहनजोदड़ो, कहाँ से मिला है? तो आप बताएंगे कहाँ से मिला भैया? पाकिस्तान से। कहाँ से? पाकिस्तान से। कब? 1922 में। किस नदी पर? तो सिंधु घाटी की नदी के तट पर, सिंधु घाटी नदी के तट पर। किसने खोज किया? तो आर.डी. बनर्जी ने, राखल दास बनर्जी ने किया। ठीक है। इसे किस नाम से जानते हैं? तो मृतकों के टीला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। क्लियर है। सिंध का बाघ किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी, जुड़वा जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो को कहते हैं। क्लियर है। अन्नागार, विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? तो क्या बताएंगे? मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला है। 12 कक्षाओं का, किसका? 12 कक्षाओं का अन्नागार कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। कहाँ से? हड़प्पा से मिला है। क्लियर है। क्लियर है आप लोगों को। सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से मिला है। कांसे की नृत्य करते हुई मूर्ति कहाँ से मिली है? तो कहाँ से मिली है भैया? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। कुएं का साक्ष्य कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। क्लियर है। आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए आइए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। तो यहाँ इसका जो क्वेश्चन था, इस किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य और कृषि संबंधित साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। अब कालीबंगा के बारे में भी कुछ जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट बातें जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी पड़ जाता है। देखिए कालीबंगा के बारे में जानते हैं। कालीबंगन, अब ये जो कालीबंगन है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो आइए इसको मिटाते हैं, हम कालीबंगन के बारे में जानते हैं। अब कालीबंगन जो है, जो कालीबंगन जो स्थल है इसके बारे में जानते हैं। इसे दीनहीन बस्ती भी कहा गया है। क्या कहा गया है? दीनहीन, दीनहीन बस्ती कहा गया है। क्या बोला गया है? दीनहीन बस्ती के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है जिसे दीनहीन बस्ती के नाम से जानते हैं? तो कालीबंगन। ठीक है। किसे कहते हैं? कालीबंगन को कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कालीबंगन जो है, जो कालीबंगन है, ये जो है कालीबंगन, यहाँ से आपको काली चूड़ियों का साक्ष्य मिलता है। कैसी चूड़ियों का? जली हुई चूड़ियों का साक्ष्य मिलता है। जली हुई चूड़ियों का साक्ष्य मिलता है जिसे हम काली चूड़ियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगन से मिलता है। ठीक है। लकड़ी के हल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भाई जब खेत जोताएगा तो हल तो मिलेगा ना। तो लकड़ी का हल, किसका हल? लकड़ी का हल का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कालीबंगन से मिला। ठीक है। यहाँ से तो एक चीज और मिलता है। तो क्या मिलता है? 7 हवन कुंड मिलता है कालीबंगन से। आप चीज को याद रखिएगा अच्छे से।
एक क्वेश्चन हमारा है, आपने देखा लकड़ी का हल कालीबंगन से मिला, ये बताइए मिट्टी का हल हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी का हल मिला था? तो बनवाली से। कहां से? बनवाली से मिट्टी का हल मिला था। बनवाली से क्या मिला था? मिट्टी का हल मिला था। ये बनवाली कहाँ है भैया? हरियाणा में है। कहाँ भैया? हरियाणा में बनवाली पड़ता है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो चलिए एक चीज को और देखते हैं। लास्ट एक ऑप्शन रह गया था हमारा लोथल। लोथल के बारे में जानते हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लोथल, क्योंकि लोथल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए लोथल के बारे में जानते हैं। लोथल क्या है, कैसे है, क्या क्या यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लोथल के बारे में जानते हैं। तो लोथल जो है कौन सा भैया? लोथल 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 एक गोदीवाड़ा था। गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह। क्या था? बंदरगाह था। क्या था भैया? बंदर क्या था? बंदरगाह था। बंदरगाह या गोदीवाड़ा लिख के देता है कभी कभी, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अब ये जो बंदरगाह था कौन भैया? लोथल। लोथल जो था गुजरात में, ये स्थल कहाँ से मिला? गुजरात में मिला। और किस नदी के तट पर? तो भोगवा नदी के तट पर। भोगवा नदी के तट पर गुजरात में मिला ये लोथल। अब लोथल जो है गुजरात में जो लोथल मिला, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। अभी लोथल आप लोगों को पता है क्या है? बंदरगाह है। तो बंदरगाह है तो भाई व्यापारिक नगरी भी होगी। तो व्यापारिक शहर या व्यापारिक नगरी, एकमात्र व्यापारिक नगरी हड़प्पा सभ्यता का कौन सा था? तो लोथल था। कौन सा था भैया? तो लोथल था। इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं लोथल के बारे में। शतरंज खेलने का साक्ष्य, जो शतरंज आप लोग अभी वर्तमान में खेलते हैं, उस शतरंज का साक्ष्य, शतरंज सबसे पहले कहाँ मिला? तो शतरंज के खेल का साक्ष्य लोथल से ही मिला। ठीक है। मम्मी का मॉडल, मम्मी ये जो भूत वाला टेपवा साट के नहीं घूमते हैं सब, तो मम्मी का मॉडल कहाँ से मिला भैया? तो मम्मी का मॉडल मॉडल आपको लोथल से ही मिला। ठीक है। फारस की मुहर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फारसी मुहर कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? लोथल से। तो आपको पता है भाई, जब व्यापार हो रहा है लोथल से, बड़ी बड़ी समुद्री जहाजें आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है भाई यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, फारसी मुहर, अलग देशों की मुहर पक्का श्योर है कि मिलना है। ठीक है। अब हाथी दांत, कैसा दांत भैया? हाथी दांत। हाथी दांत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हाथी दांत के साक्ष्य आपके लोथल से मिले हैं। पर हाथी के क्या कहते हैं कंकाल कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला। हाथी का कंकाल कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। तो इन चीजों को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आटा पीसने की मशीन मिली है, पीसने की चक्की मिली है, चक्की चक्की आटा निकाल, यानी कहाँ से मिला है भैया? हड़प्पा से मिला है। सॉरी, हड़प्पा से कह रहे हैं, लोथल से मिला है। कहाँ से मिला भैया? लोथल से मिला है। साथ ही साथ यहाँ से घोड़े की हड्डी मिली है। क्या मिली है भैया? घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिला है। घोड़े की हड्डी का साक्ष्य तो आपको एक जगह और मिला है। कौन सी जगह? सुरकोटदा में। कहाँ मिला है भैया? सुरकोटदा। अब ये सुरकोटदा कहाँ है भाई? ये भी गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। सुरकोटदा से भी आपको किसका हड्डी मिला है? घोड़े की हड्डी मिली है। और लोथल से भी आपको घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिलता है। ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है लोथल में। लोथल में 3 युग्म समाधि मिली है। युग मतलब एक साथ, मर्द मेहरारू एक के साथ समाधि मिली है। 3 युग्म समाधि मिली है, जिसमें मर्द मेहरारू दोनों का यानी कि कंकाल है। तो वो जिसकी वजह से कहा जाता है कि इस समय भी सती प्रथा होगा। क्या होगा? सती प्रथा होगा। तो भाई लोथल से क्या मिला है? 3 युग्म समाधियां मिली हैं, इसीलिए माना जाता है कि यहाँ भी सती प्रथा होगा। तो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं इसके बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, तो कुछ अब हड़प्पा सभ्यता हम हमारा खत्म हो गया। ये जो 3 ऑप्शन थे, तीनों ऑप्शनों के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से, 4 ऑप्शन जो थे, चारों ऑप्शनों के बारे में बहुत ही अच्छे से बता दिया है। आप लोग नोट करते चलिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा पेपर देने जाने से पहले। तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य और कृषि संबंधित अवशेष मिले हैं? तो कहाँ से? कालीबंगन से। यहाँ तो आपको क्लियर हो चुका है। और मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? बनवाली से। और लकड़ी का हल कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से। आइए कुछ चीजें और जानते हैं। अभी जो हड़प्पा सभ्यता था, कौन सा भैया?
हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, या सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं क्या, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि सिंधु नदी के तट पर पहला बार जो शहर मिला खुदाई पर, कौन सा मिला, हड़प्पा मिला, इसीलिए हम इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले इसकी आकृति जानते हैं, इसकी आकृति कैसी है, जो आकार है कैसा है। तो इसका आकार जो है कैसा है, त्रिभुजाकार है। कैसा है भैया, त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार। तो लिख लीजिए त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति कैसी है भैया, तो त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार जाकार है। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। ठीक है, उसके साथ ही साथ इसको मैं जब हिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत ही डीपली से बता दूंगा कैसे ये क्या कहते हैं त्रिभुजाकार है, आप वहां पर देखेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे जो था भाषा जो थी, भाषा 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 या लिपि बोल सकते हैं, लिपि लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी। क्या थी भैया, भाव चित्रात्मक। क्या था भैया, भाव चित्रात्मक था। अब ये भाव चित्रात्मक क्या है, जैसे कि हमें बुलाना है उसको, जैसे हमने शिकार कर दिया किसी चीज का, तो क्या करते थे, बकायदे तीर धनुष बना के अगवा लीलगाय चाहे कुछ छोड़ देते, यानी कि शिकार करने का निशाना तरफ बना देते थे, यानी कि भाव भाव प्रकट करते थे किसी चीज को बताने के लिए। क्लियर है। यहाँ का समाज कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। समाज समाज मातृसत्तात्मक था, यानी माता को श्रेष्ठ माना जाता था इस समय। क्या था भैया, मातृसत्तात्मक था, क्योंकि आपने खुद देखा कि हड़प्पा सभ्यता में आपको, हड़प्पा शहर में आपको एक औरत के गर्भ से पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है। क्लियर है। अब ये जो भाव चित्रात्मक जो था, ये जो भाव चित्रात्मक आपने अभी लिखा, ये कहाँ से कहाँ लिखा जाता था, तो दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता था। ठीक है, भाव चित्रात्मक जो था ये दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता था। क्लियर है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब ये जो घर, जो इनके सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बने थे, कैसे बने थे, तो पक्की ईंटों का बना हुआ था, पक्की ईंटों का बना हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर कैसे बने हुए थे, पक्की ईंटों का बना हुआ था। और साथ ही साथ इन ईंटों का माप भी पूछ लेता है, तो 4:2:1 था। एक जो था चौड़ाई h हो गया, b से लेंथ हो गया, और 4 से लंबाई हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इसका अनुपात था 4:2:1। इसको बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल। क्या बोलते हैं, इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल। क्लियर है आपको, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन एक चीज और पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का, किसका भैया, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है, पश्चिमी स्थल कौन सा है, दक्षिणी स्थल कौन सा है, और उत्तरी स्थल कौन सा है। तो सबसे उत्तरी स्थल कैसा भैया, सबसे उत्तर का स्थल जो मिला वो कहाँ मिला, लद्दाख में मिला। कहाँ मिला, लद्दाख में। और लद्दाख में कौन सा मिला स्थल, तो कौन सा स्थल मिला, तो आपको पता है मांडा। क्या मिला, मांडा मिला लद्दाख में। किस नदी के तट पर, तो चिनाव नदी के तट पर। किस नदी के तट पर, चिनाव नदी के तट पर। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो मांडा है। किस नदी के तट पर है, चिनाव नदी के तट पर है। किस राज्य में है, तो किस में है, लद्दाख में है। और सबसे आपको पता ही है, आपको मैंने 10 बार बता रखा है कि ऊपर वाली दिशा हमेशा क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है, इधर वाला पूरब और इधर वाला पश्चिम। अब पूरब में कौन सा जगह मिला, तो पूरब में मिला आपको आलमगीरपुर। क्या मिला भैया, आलमगीरपुर। अब ये आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है, तो हिंडन नदी के तट पर है। किस नदी पर, हिंडन नदी के तट पर है, हिंडन नदी के तट पर है। और कहाँ है भैया, मेरठ में। कहाँ है भैया,
मेरठ में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये मेरठ, आपको पता होगा, मेरठ में है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर किस नदी के तट पर? हिंडन नदी के तट पर। और मेरठ कहाँ? मेरठ में। क्लियर है। और सबसे दक्षिणी की बात करें तो दक्षिण में है दैमाबाद। कौन सा बाद? दैमाबाद। अब ये दैमाबाद कहाँ है भैया? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। जो सबसे दक्षिणी स्थल मिलता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का, कौन सा है? दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। किस नदी के तट पर? तो परवरा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? परवरा नदी के तट पर। क्लियर है। किस नदी के तट पर? परवरा नदी के तट पर। अब जो पश्चिमी, पूरा पश्चिमी जो स्थल है कौन सा है? सूतका गेंडोर। क्या है भैया? सूतका गेंडोर। सूतकोटदा नहीं, सूतकोटदा तो गुजरात में आपका। सूतका गेंडोर। अभी जो सूतका गेंडोर है ये किस नदी के तट पर है? तो दास्क नदी के तट पर है। और आप सभी को पता होगा कि दास्क नदी पाकिस्तान में बहती है। तो दास्क नदी के तट पर तो स्थल कहाँ होगा भैया? पाकिस्तान में है। क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया। तो सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? मांडा। सबसे पश्चिमी कौन सा है? तो सुतकोटदा। ठीक है, सुतकोटदा कह रहे हैं, सुतका गेंडोर। सबसे पूर्वी कौन सा है? आलमगीरपुर। और सबसे दक्षिणी दैमाबाद। दैमाबाद किस नदी के तट पर? तो किस नदी के तट पर? परवरा नदी के तट पर। कहाँ? महाराष्ट्र में। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर? तो हिंडन नदी के तट पर। कहाँ? मेरठ में। और मांडा किस नदी के तट पर? चिनाव नदी के तट पर। और कहाँ? लद्दाख में। और सुत का गेंडोर जो है पाकिस्तान में है। किस नदी के तट पर? दास नदी के तट पर। क्लियर है आपको? बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आपका सिंधु घाटी सभ्यता से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप धुआं में उड़ा देंगे। क्या कर देंगे? धुआं में उड़ा देंगे। एक बार लोथल का रिवीजन नहीं कराए थे क्या? लोथल क्या है? बंदरगाह है। यानी ये क्या है भैया? बंदरगाह। लोथल क्या है? बंदरगाह है। किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर। किस जगह पे? गुजरात में। व्यापारिक नगर है। कैसा नगर है भैया? व्यापारिक नगर। शतरंज खेल का साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल से। मम्मी का मॉडल? लोथल से। फारस की मुहर? लोथल से। हाथी की दांत? लोथल से। आटा चक्की पीसने की मशीन? लोथल से। घोड़े का साक्ष्य माने की मृत्यु का साक्ष्य वैसे तो मिला सुतकोटदा से, जो गुजरात में ही पड़ता है, पर कई बार एग्जाम में दे दिया है, लोथल भी आ जाता है। तीन युग्म समाधि कहाँ से? सती प्रथा का कहाँ से साक्ष्य मिलता है? लोथल से। आकार, त्रिभुजाकार, भाषा, लिपि, भाव चित्रात्मक, समाज, मातृशतात्मक। क्लियर है यहाँ तक आपको? क्लियर होना चाहिए। कुछ चीज और भी बचा है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में, उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लें। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ और भी तथ्य हैं जो आपको जानना चाहिए कि एग्जाम में आ जाएगा तो मुंह नहीं बहाना है। समझ में आ रहा है ना? एक जगह है जहां से कुत्ते और मानव का शव मिला है। कुत्ते का शव और मानव का शव, यानी कि आदमी अपने कुतवा से, पिलवा से बड़ा प्यार करता होगा, इसी के साथ दफना दिया गया। कौन सी जगह से? रोपड़ से। कहाँ से भैया? रोपड़ से। किस नदी के तट पर है? सतलज नदी के तट पर है। क्लियर है। तो कुत्ते और मनुष्य का शव कहाँ से मिला भैया? तो कहाँ से मिला है? रोपड़ से। एक चीज और, एक चीज और, लिपस्टिक। क्या चीज भैया? लिपस्टिक, श्रृंगार का सामान। किसका सामान? श्रृंगार का सामान सब कहाँ से मिला है? चनहुदड़ों से मिला है। कहाँ से मिला भैया? चनहुदड़ों से। अब ये चनहुदड़ों से काहे मिला है तो आपको पता ही है, लेकिन ये सब श्रृंगार उंगार नहीं करेंगे तो कैसे लगेंगी? चुड़ैल की तरह। तो इसलिए आप याद रखिएगा, चनहुदड़ों, श्रृंगार का सामान कहाँ से मिलेगा? सब चनहुदड़ों से मिलेगा। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का निशान चनहुदड़ों से, आपको पता ही है। समझ में आ रहा है ना आपको? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सिंगार का गोल ईंटें भी मिली यहाँ से चनहुदड़ों से। ठीक है, दुर्ग रहित था। ये सब चीजें हैं यहाँ से जो कि इंपॉर्टेंट पड़ जाती हैं, थोड़ा सा आप लोग जानते रहिएगा। तो आप एक बार पढ़े रहेंगे तो भाई ऑप्शन आएगा तो आप कर जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। चलिए, अब आ गया भैया क्वेश्चन नंबर 3। 2 तो हमने लगाया ही नहीं क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं था, उसको हमने हटा दिया। भारत में किन नदी निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? लो भैया, अब डेल्टा बनवाते हैं नदी से। अब डेल्टा नदियों के बारे में जानते हैं। तो नदियों को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो होती है प्रायद्वीपीय नदियां, दक्षिण भारत की नदियां। ठीक है, उसे बोलते हैं क्या? प्रायद्वीपीय नदियां। एक होती है हिमालय नदियां, जो हिमालय से निकलती हैं।
ठीक है, हिमालय नदियाँ। तो इनके बारे में भी थोड़ा-सा जान लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हिमालय नदियों के बारे में जानते हैं। कुछ नदियाँ हैं जो हिमालय पार नदियाँ, कौन-सी नदियाँ? हिमालय पार, इसके बारे में समझते हैं। कुछ नदियाँ जो हिमालय जो है, आप सभी को पता है, हिमालय हिमालय भारत में भी है, पाकिस्तान कह रहे हैं, चीन में भी है। यानी कि हमारे भारत से आगे भी चीन पड़ता है, उधर भी है। तो कुछ नदियाँ जैसे कि गंगा, कौन-सी नदी? गंगा हो गई। कौन-सी नदी? गंगा हो गई, यमुना हो गई, ये सब नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। पर कुछ नदियाँ हिमालय के उस पार जैसे अन्य देश से निकलती हैं, जैसे तिब्बत से। कहाँ से भैया? तिब्बत से। और तिब्बत आप सभी को पता है किसका भाग है? चीन का भाग है। अब ये चीन का जो भाग है तिब्बत, तिब्बत से 3 नदियाँ निकलती हैं, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक सिंधु नदी, कौन-सी नदी? सिंधु नदी, एक सतलज नदी, कौन-सी नदी? सतलज नदी, और एक ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये 3 नदियाँ जो हैं हिमालय पार नदियों के नाम से जानी जाती हैं। इनके बारे में आप नोट करके रख लीजिएगा। हिमालय पार नदियाँ किसे कहते हैं? तो सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को हिमालय पार नदियाँ कहते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हिमालय पार की नदियाँ नहीं हैं? तो आप फटाक से बताइएगा, भैया जो गंगा है ना, हिमालय पार की नदी नहीं है, ये हमारे भारत की ही नदी है। क्लियर है? चलिए, अब इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, नदियों के बारे में थोड़ा-सा खखोर लेते हैं। चलिए, अब नदियों में जो हिमालय नदियाँ हैं, हिमालय में नदियों में 3 तंत्र हैं, 3 नदियाँ हैं, प्रमुख नदियाँ, उन्हीं नदियों में आकर सभी नदियाँ आकर मिलती हैं। तो सबसे पहला आता है अपना सिंधु नदी तंत्र, कौन-सा तंत्र? सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। दूसरा आता है आपका गंगा नदी तंत्र, क्या आता है भैया? गंगा नदी तंत्र। तीसरा आपका आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, क्या आता है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्लियर है? तो ये 3 नदियां हैं। अब तीनों नदियों के बारे में अच्छे से हम लोग जान लेते हैं, एक बार फटाफट। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सबसे पहली बात, सिंधु नदी के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। सिंधु नदी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, सिंधु नदी। 3 नदियाँ हैं, सिंधु नदी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। सिंधु नदी जो है, आप लोग को पता ही है, कैलाश पर्वत जो कि तिब्बत में ही पड़ता है। कैलाश पर्वत कहाँ भैया? तिब्बत में है। तो कैलाश पर्वत के पास एक झील है, मानसरोवर झील। कौन सा झील? मानसरोवर, सरोवर झील, मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील से ये नदी निकलती है, जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है भैया? सिंधु नदी। सिंधु नदी की भारत में कुल लंबाई है, पता है? भारत में कुल लंबाई इसकी, कहाँ भैया? भारत में कुल इसकी लंबाई, भारत में इसकी कुल लंबाई ज़्यादा नहीं है, 709 किलोमीटर है। कितनी है भैया? 709 किलोमीटर। और कुल लंबाई की बात करें सिंधु की, कुल लंबाई जहां से निकली और कहाँ जहां तक गई, आपको पता ही है, अरब सागर में जाके गिरती है। आपको पता ही है कहाँ गिरती है भैया? अरब सागर में। तो कुल लंबाई की बात करें तो 2880 निकले कहाँ से? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। तिब्बत के किस पर्वत से? कैलाश पर्वत से। क्लियर है? चलिए, अब देखते हैं सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम लिख लो बबुआ। तो सबसे पहला डालिए झेलम। कौन सा नदी? झेलम हो गया, चेनाव हो गया, चेनाव, झेलम, चेनाव, राबी, क्या हो गया भैया? राबी हो गया, ब्यास हो गया, क्या हो गया? ब्यास हो गया, सतलज हो गया, कौन सी नदी? सतलज। ये प्रमुख सहायक नदियां हैं, किसकी? किसकी भैया? सिंधु नदी की। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, क्लियर है तो। अब देखिए, अब जो झेलम नदी है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है, इसके बारे में जान लेते हैं तनिसुकी। झेलम नदी, कौन सी नदी? झेलम। झेलम नदी बेरी नाग झील से निकलती है, जो कि भारत में ही है, बेरी नाग झील। और मैंने आपको बताया था, झील में जहां नाग नागिन दिखे, कहाँ मार दीजिए, आंख बंद करके जम्मू कश्मीर कचकचा के मार दीजिए। तो बेरी नाग झील कहाँ से निकलती है? झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो बेरी नाग झील से। और बेरी नाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, अब देखिए, जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर जो है,
एक किस नदी के तट पर है जम्मू कश्मीर? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जम्मू कश्मीर किस नदी के तट पर है? जम्मू कश्मीर किस नदी के तट पर है? कहाँ गया भाई? चलिए, जम्मू कश्मीर किस नदी के तट पर है? तो झेलम नदी के तट पे ही है, आपको पता ही है। क्लियर है। अब चलिए चेनाब नदी की बात करें तो चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो आपकी चेनाब नदी जो आपकी चंद्रभागा से निकलती है। अब ये जो चंद्रभागा कहाँ है भाई? तो आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? हिमाचल प्रदेश से नदी निकलती है चेनाब नदी, और दो नाम इसका रहता है, एक नाम रहता है चंद्र और एक नाम रहता है भागा। अब ये चंद्र और भागा दो नदियां आती हैं और दोनों मिलती हैं तो क्या नाम पड़ जाता है? चेनाब। हमने आपको बताया जब दो नदियों की गहराई समान होती है तो नदी का नाम चेंज हो जाता है। क्लियर है। अब जानते हैं रावी नदी कहाँ से निकलती है। रावी नदी कौन सी नदी भैया? रावी नदी। अब रावी नदी आपकी कहाँ से निकलेगी? तो रावी नदी निकलेगी रोहतास दर्रे से। कहाँ से? रोहतांग दर्रे से। अब ये रोहतांग दर्रा कहाँ है भैया? तो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। क्लियर है। अब रावी नदी को और किस नाम से जानते हैं? तो पुरुषनी के नाम से जानते हैं। पुरुषनी नदी के नाम से जानते हैं। इतिहास में इसको पुरुषनी नदी कहा गया है, या तो इरावती नदी, पुरुषनी या इरावती नदी कहा गया है। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। रावी नदी को पहले क्या किस नाम से जाना जाता था? तो पुरुषनी नदी या इरावती नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अब ब्यास नदी आपकी कहाँ से निकलती है भैया? तो ब्यास नदी निकलती है ब्यास कुंड से। ब्यास कुंड से। कहाँ से? ब्यास के कुंड से निकलती है आपकी ब्यास नदी। ब्यास नदी का अन्य नाम बिपाशा है। क्या है भैया? बिपाशा। क्या भैया? बिपाशा। क्या है भैया? बिपाशा। अब जानते हैं हम सतलज नदी के बारे में। सतलज। यहाँ पे हम फास्ट पढ़ा रहे हैं, जब थ्योरी पढ़ाएंगे बहुत ही डीपली पढ़ाएंगे, टेंशन ना लीजिए। सतलज नदी के बारे में जानते हैं। ये निकलती है राकस ताल से। राकस ताल। कहाँ से निकलते हैं भैया? राकस ताल झील से निकलती है। कौन सी नदी? तो सतलज नदी। अभी सतलज नदी भी हिमालय पार की नदी है। हिमालय पार की नदी है। हिमालय पार की नदी है। क्यों? ये राकस ताल आपका तिब्बत में ही पड़ता है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकस ताल पड़ता है, जहां से कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी। तो सिंधु नदी भी तिब्बत से और सतलज भी तिब्बत से आती है। तो हिमालय पार की नदी कौन सी है भैया? सतलज है। क्लियर है। क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये चीजें आप नोट करते हुए चलेंगे। देखिए हमने क्या बताया आपको, एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हमने बताया कि जो नदी तंत्र है, तीन नदी तंत्र है, जो तीन इंपॉर्टेंट नदी तंत्र है। एक सिंधु नदी जो किस साइड है? उत्तर भारत की नदी है। एक सिंधु नदी, एक गंगा नदी, एक ब्रह्मपुत्र नदी। अब सिंधु नदी कैलाश पर्वत से निकलती है, कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से। इसकी भारत में लंबाई कुल 709 किलोमीटर है और टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। और साथ ही साथ झेलम नदी जो है बेरी नाग झील से निकलती है, जो जम्मू कश्मीर है बेरी नाग झील। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा नाम की दो नदियां जब मिलती हैं तो इसका नाम चेनाब पड़ जाता है। और रावी नदी रोहतास दर्रे से निकलती है और इसका पुराना नाम है पुरशनी या इरावती। ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है और इसका पुराना नाम बिपाशा है। सतलज नदी जो कि राकस ताल से निकलती है, जो कि कहाँ है? तिब्बत में। इसे हिमालय पार की नदी भी कहते हैं। और सतलज नदी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो क्यों जान लेते हैं? तो सतलज नदी जो है इसका नाम पहले हुआ करता था सतुर्दी नदी। कौन सी नदी? सतुर्दी नदी। ये भी आप जान लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए। क्या डालना है नेक्स्ट हेडिंग? तो हमें जानना है गंगा नदी तंत्र के बारे में। क्लियर है। तो चलिए गंगा नदी के बारे में जानते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं, गंगा नदी के बारे में जान लेते हैं। तो हेडिंग डालिए गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। अब गंगा नदी के बारे में जान लेते हैं। अभी जो गंगा नदी है, कौन सा नदी है? गंगा नदी। आइए गंगा नदी के बारे में जानते हैं। तो गंगा नदी आपकी निकलती कहाँ से है? गोमुख से।
कहाँ से? गंगोत्री से निकलती है। और गंगोत्री कहाँ है भैया? गोमुख में है। कहाँ है? गोमुख। और गोमुख कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। बेसिकली आपकी नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से, गंगोत्री के गोमुख के गंगोत्री से। ठीक है। अब जो ये गंगा नदी है, गंगा नदी रियल में देखा जाए तो भागीरथी नदी, कौन सी नदी? भागीरथी नदी और अलकनंदा, कौन सी भैया? अलकनंदा, अलकनंदा, ये दोनों नदियों के मिलने से बनी है कौन सी नदी? गंगा नदी। तो ये दोनों नदियां कहाँ मिलती हैं? तो ये दोनों नदियां मिलती है देवप्रयाग में। कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है देवप्रयाग में कौन कौन सी दो नदियां आकर मिलती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा। क्लियर है? क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से किसे जानते हैं? भारत की सबसे लंबी नदी किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं भैया? गंगा को कहते हैं। किसको कहते हैं? गंगा को भारत की सबसे लंबी नदी कहते हैं। ठीक है। अब एक चीज और चीज आता है एग्जाम में, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो मंदिर है किस नदी के तट पर है? तो अलकनंदा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है भैया? अलकनंदा नदी के, अलकनंदा नदी के तट पर है। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। अब ये जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने पर क्या बनता है? गंगा नदी बनता है। और ये गंगा नदी जो कहाँ से बनती है? तो देवप्रयाग से बनती है। कहाँ से? देवप्रयाग से। कुछ और इम्पोर्टेंट है तो ध्यान दीजिएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, गंगा नदी के बारे में। अब जो गंगा नदी है, गंगा की कुल लंबाई, गंगा की लंबाई आप जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी है, तो कुल लंबाई इसका 2525 किलोमीटर है। और ये भारत से बहते हुए कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश। क्लियर है? अब देखिए, बांग्लादेश में इस नदी को किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इस नदी को किस नाम से जानते हैं? गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। अब ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी आपकी मेघना नदी में जाकर मिल जाती है। मेघना नदी। अब ये मेघना नदी क्या है, कैसे? तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी एक में मिलते हैं। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी एक में मिलते हैं और इनकी संयुक्त धारा को, दोनों की मिलाकर धारा को क्या बोलते हैं? मेघना नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मेघना नदी बोलते हैं। क्लियर है? कुछ और नदियों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो इसके बारे में जान लीजिए। जैसे कि अभी आपने देखा ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र के बारे में तो हमें पढ़ना ही है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जब दोनों मिलती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेघना नदी बोलते हैं। मेघना नदी के नाम से जानते हैं। क्लियर है आपको? अब देखिए, कई बार एग्जाम में थोड़ा सा पूछ लिया गया है, जो केदारनाथ, केदारनाथ जो है, केदारनाथ के तट पर, जो केदारनाथ है किस नदी के तट पर है? तो मंदाकिनी। केदारनाथ किस नदी के तट पर है? तो मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो अलकनंदा की सहायक नदी है। क्लियर है? अब देखिए, ये जो भारत में सबसे लंबी आपकी गंगा है, ठीक है, तो भारत में सबसे लंबी गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी कैसी? सबसे लंबी कौन सी है? तो यमुना है। और यमुना नदी कहाँ मिलती है? तो आपको पता है प्रयागराज में। कहाँ मिलता है भैया? प्रयागराज में गंगा से मिलती है यमुना। अब यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। कहाँ से निकलता है भैया? यमुनोत्री से। यमुनोत्री में एक जगह है बंदरपूछ सरेड़ी। कौन सा जगह है भैया? कौन सा जगह है? कौन सा जगह है? बंदरपूछ सरेड़ी। अब ये बत्तरपूछ सरेड़ी से आपकी यमुनोत्री एक जगह है, वहां से यमुना निकलती है। ठीक है, समझ में आया? और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जो जो पहाड़ी से ना निकलकर मैदानी भागों से निकलती है, मैदानी भागों से निकल के आकर किससे मिल जाती है? गंगा से। तो कौन सी नदी है? गोमती नदी है। और गोमती नदी के तट पर ही आपका लखनऊ बसा हुआ है। लखनऊ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। अभी जो गोमती नदी है फुलहर झील से निकलती है। कौन सी झील से? फुलहर झील से आपकी गोमती नदी निकलती है। यह फुलहर झील कहाँ है भैया? उत्तर प्रदेश में आपका फुलहर झील पड़ता है। तो एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है फुलहर झील कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में फुलहर झील पड़ता है।
और इसी फुलहर झील से कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी निकलती है। और ये मैदानी भागों से निकलने वाली नदी गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, गंगा नदी के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, गंगा नदी के साथ साथ देखिए, तो बिहार के शोक के नाम से देखिए, बिहार देखिए यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, बिहार बिहार के शोक के नाम से किस नदी को जानते हैं? बिहार के शोक के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो कोसी को जानते हैं। कोसी नदी जो है बिहार में सबसे ज्यादा पथ परिवर्तन करती है। क्या करती है? पथ परिवर्तन करने वाली नदी सबसे ज्यादा कौन सी है? तो कोसी नदी है। कौन सी भैया? कोसी नदी है। ठीक है, बिहार में यानी कि बाढ़ लाने का काम कौन करती है? कोसी नदी। वैसे आप देखोगे तो बिहार के बीचों बीच से होकर गंगा नदी जाती है, और वहां पे गंगा नदी से गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, ये सब आकर सहायक नदियां आकर मिलती हैं। ठीक है, और मैंने गंगा नदी पे बहुत ही अच्छे से वीडियो बना रखा है, तो आप जाकर मेरे चैनल से भी वहां से आप देखकर वहां से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है आपका? और गंगा नदी, जो गंगा नदी है वो कहाँ गिरती है भैया? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इससे आकर कौन सी नदी मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जब आकर मिलती है, दोनों की गहराई सेम हो जाती है और नाम चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? मेघना नदी। और मेघना नदी बनने से पहले ये दोनों नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ एक विश्व का सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है? सुंदरबन का डेल्टा। क्या है? सुंदरबन का डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल के हिस्से में पड़ता है। सुंदरबन का डेल्टा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी दो नदियां बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब ये सुंदरबन का डेल्टा है जिसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और रॉयल टाइगर पाया जाता है। कौन सा? रॉयल वाला टाइगर पाया जाता है। रॉयल टाइगर कहाँ से पाए जाते हैं? तो कहाँ से? तो मैं यहीं से आपके सुंदरबन डेल्टा यानी मैंग्रोव वन का जो जंगल है वहाँ से पाए जाते हैं। अब देखिए, जो अपना गंगा नदी था, इस गंगा नदी का बांग्लादेश में क्या नाम पड़ा? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी का वहाँ नाम पड़ जाता है जमुना। यमुना नहीं, जमुना। यमुना तो भाई गंगा की सहायक नदी, आपको पता ही चल गया। अब थोड़ा सा हम ब्रह्मपुत्र के बारे में जान लेते हैं, फिर आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। फिर अगला क्लास हम लोगों का टॉपिक वाइज चलेगा ऐसे ही। यमुना, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय पार की नदी है। हिमालय पार की नदी है। पार की नदी है। अभी जो हिमालय पार की जो नदी ब्रह्मपुत्र है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी जब ये निकलती है वहां से, तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता है। ठीक है, यांग याप इसका नाम होता है। और ये नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद जब ये असम में पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है? असम में। तो असम में एक बहुत बड़े द्वीप का निर्माण करती है, जिसका नाम है मांजुली द्वीप। क्या नाम है? मांजुली द्वीप। विश्व की सबसे बड़ी द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप। और कौन बनाता है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और कहाँ? असम में। क्लियर है? और ये ब्रह्मपुत्र नदी असम से कहाँ आती है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है, क्या नाम पड़ जाता है? जमुना इसका नाम पड़ता है। क्या पड़ता है? जमुना। और जमुना के नाम से ये किससे मिल जाती है? गंगा से। और गंगा का भी नाम उस समय क्या रहता है? पद्मा। और दोनों का नाम चेंज करके क्या हो जाता है भैया? क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? बताइए बताइए। मेघना। मेघना। और ये दोनों सुंदरबन का डेल्टा बनाकर कहाँ गिर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। क्लियर है? तो आपका जो टॉपिक है, आपका जो एग्जाम है यूपी ट्रिपल एस सी पेट, इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या टॉपिक है इसके बारे में भी थोड़ा सा एक बार जान लीजिए। क्या क्या आपके एग्जाम में टॉपिक पूछेगा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए फटाफट। सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास में हमसे क्या क्या पूछेगा और कहाँ से क्या क्या पूछेगा। सबसे पहला हमारा पूछेगा
क्या पूछेगा, हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता हमसे पूछेगा। क्या पूछेगा, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछेगा, जिसका मैंने वीडियो बनाया है, एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया है, जिसे आप देखेंगे तो वहां से आपका पूरा कवर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद पूछेगा वैदिक सभ्यता। क्या पूछेगा, वैदिक सभ्यता पूछेगा। इसमें से 5 मिनट की क्लास में खत्म हो जाएगा वैदिक सभ्यता, 2 से 3 मिनट 5 मिनट की क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाएगा। तीसरा आपका है, तीसरा जो टॉपिक है बौद्ध धर्म है। क्या है, बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में पूछेगा क्वेश्चन, और ज्यादा कुछ इसमें नहीं पूछेगा। ठीक है। चौथा अपना है, चौथा टॉपिक है जैन धर्म, और जैन धर्म में केवल महावीर स्वामी के बारे में पूछेगा, और किसी के बारे में नहीं पूछेगा आपके पेट के एग्जाम में। क्लियर है। अब आगे आप देखेंगे पांचवा नंबर जो है, पांचवा नंबर जैन धर्म के बाद आपसे मौर्य वंश पूछेगा, और मौर्य वंश में आप देखिए यहाँ पे आपसे कुछ नहीं, ना हर्यक वंश पूछेगा, ना ही नंद वंश पूछेगा, ना ही आपको क्या कहते हैं शिशुनाग वंश पूछेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल आपसे मौर्य वंश पूछेगा, और मौर्य वंश में केवल अशोक के बारे में पूछेगा। किसके बारे में, अशोक के बारे में आपको पढ़ना है। मात्र 10-10 मिनट की वीडियो में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद छठे नंबर का टॉपिक जो है क्या है भैया, तो आपका टॉपिक है गुप्त वंश, और गुप्त वंश में आपको कुछ नहीं पूछेगा, कुछ फालतू नहीं पढ़ना है, केवल आपको क्या पढ़ना है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त किसके बारे में भैया, समुद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे, समुद्रगुप्त, और साथ ही साथ किसके बारे में भैया, तो किसके बारे में, तो एक चीज और है इनके साथ ही साथ, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी पढ़ना है। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये गुप्त हैं, गुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। एक समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, एक चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अब उसके बाद हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वर्धन वंश और हर्षवर्धन के बारे में केवल जानना है। किसके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में केवल जानना है। क्लियर है। उसके बाद आपको क्या जानना है, तो आप देखेंगे राजपूत काल के बारे में जानना है। राजपूत, कौन सा, राजपूत काल, राजपूत काल के बारे में जानना है। ये आपका 10 से 15 मिनट की वीडियो में खत्म हो जाएगा। उसके बाद संतलत, दिल्ली संतलत के बारे में जानना है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ही चांस होते हैं। आपको पता ही है 5 वंश है दिल्ली सल्तनत में, एक गुलाम वंश, और एक खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोधी। इन सब 5 वंशों के बारे में जानना है। उसके बाद आपसे मुगल वंश के बारे में पूछेगा। 8वां 9वां 10वां नंबर का है मुगल वंश, मुगल वंश के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर उसके बाद मराठा वंश के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और उसके बाद मराठा वंश के बाद आपसे पूछेगा ब्रिटिश राज्य का भारत में कैसे आगमन हुआ, कैसे स्वतंत्रता, ये सब के बारे में पूछेगा। ठीक है। ये आपका रहा इतिहास का सिलेबस, ये आपका इतिहास का सिलेबस रहा, और साथ ही साथ इतिहास से रिलेटेड ये तो आपका 5 नंबर का था। कितने नंबर का, 5 नंबर का ये टोटल था। अब यहाँ पे आपसे आंदोलनों के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, जो आपकी एक वीडियो की क्लास में, एक वीडियो का 1 घंटे की क्लास में सारा मैं कवर करा दूंगा। दूसरा पॉइंट है, दूसरा आपसे जो दूसरा पूछेगा 5 नंबर का, क्या पूछेगा, भारत में स्वतंत्रता संग्राम कब कब हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन कब कब हुए। अब राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में ये पूछेगा कौन, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में 5 नंबर का। इसमें क्या क्या पूछेगा, तो सबसे पहले पूछेगा भाई सविनय ज्ञान आंदोलन के बारे में, गांधी जी के बारे में, आजाद हिंद फौज के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, 1935 के अधिनियम के बारे में। ये सब कांग्रेस, कांग्रेस अधिवेशन तो नहीं है, बट यहाँ से आपसे क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पूछेगा। ठीक है। तो ये रहा आपका 10 नंबर का इतिहास, जो मात्र 3 से 4 वीडियो में कवर हो जाएगा। और लास्ट अपना ये तीसरे नंबर का जो है भूगोल, भूगोल में क्या क्या, कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछेगा, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले भूगोल में पूछेगा, भूगोल में पूछेगा भौतिक स्थिति, भारत की जो भौतिक स्थिति है कहाँ है, इसके बारे में समझेंगे। दूसरा है नदियों के बारे में जानेंगे, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, किधर बहती है। क्लियर है। फिर उसके बाद भू जल संसाधन के बारे में जानेंगे, जहां से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, 2 बार एग्जाम हुए कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद पर्वतों के बारे में पूछता है। उसके बाद आपसे पहाड़ियों के बारे में पूछता है। क्या पूछता है, पहाड़ियों के बारे में। तो पर्वत और पहाड़ी, या आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 5 से 10 मिनट की वीडियो में खत्म हो जाएगा। या हिमनद, क्या पूछेगा, हिमनद पूछेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हिमनद कोई बड़ी बात नहीं है।
मरुस्थल या शुष्क, ये कोई ज़रूरत नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि शुष्क क्षेत्र कौन से हैं। फिर उसके बाद वनों के बारे में पूछेगा, कौन सा वन कहाँ पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा भैया, तो आपसे पूछेगा भारत की विश्व में भूगोल के बारे में, थोड़ा सा टाइम जोन वोन जो बताए थे ना आपको 82.5 डिग्री जो है उसके बारे में जानना है। टाइम जोन के बारे में हमें थोड़ा सा समझना है, क्या है टाइम जोन, उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना है। क्लियर है। जलवायु और मौसम के बारे में भी थोड़ा जान लेंगे, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी पड़ जाता है जलवायु और मौसम। ठीक है, ये रहा आपका भूगोल का सिलेबस। अब हम देखेंगे राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी का सिलेबस क्या क्या है। तो पॉलिटी का सिलेबस क्या क्या है भैया, पॉलिटी का सिलेबस क्या क्या है, तो पॉलिटी का सिलेबस आपका देखेंगे तो भारत का संविधान भैया पूरा पढ़ना है, भारतीय संविधान, भारत का संविधान के बारे में जानना है। भारत के संविधान के बाद साथ साथ और हमें क्या जानना है, कुछ विशेष विशेषताओं के बारे में जानना है, विशेषताओं के बारे में, विशेष यानी कि संविधान की विशेषताओं के बारे में जानना है, यानी भाई संविधान कैसे बना, क्यों क्यों जरूरी था, ये सब। उसके साथ साथ संविधान की विशेषताओं के साथ साथ इसमें हमें और भी कुछ जानना है, जैसे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से, और साथ ही साथ नीति निर्देशक तत्व के से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नीति निर्देशक तत्व के साथ साथ आपसे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और संघ और राज्य के बारे में, यानी केंद्र शासित राज्यों के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कौन सा राज्य कब बनाया गया, ये हमारे लिए जरूरी पड़ता है। ठीक है, तो बस ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। और अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन जो कि हम भूल रहे थे, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा भैया, तो 1947 से लेकर 1991 तक क्या अर्थव्यवस्था थी हमारे भारत की, इसके बारे में जानना है। पंचवर्षीय योजना के बारे में जानना है, पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में जानना है। क्लियर है। और और तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, जीएसटी ये सब के बारे में जानना है, तो आपका पूरा वीडियो में कवर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10 दिन का टाइम है, 10 दिन आप कंटिन्यू लगे रहिए, हम भी कंटिन्यू लगे रहेंगे। आप फटाफट वीडियो देखिए, हम फटाफट वीडियो अपलोड करेंगे। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।